हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैप। आज की इस वीडियो में हम 7 सितंबर का द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों का ही न्यूज़ पेपर डिस्कशन कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान में कुछ मोरालिटी लॉस की। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में राइट नाउ पावर में है, और जो तालिबान का जो सुप्रीम लीडर है हिबातुल्लाह खान, उसने बेसिकली ये बोला है कि अफगानिस्तान में कुछ मोरालिटी लॉस को कोडिफाई किया जा रहा है। इसका मतलब है कुछ लॉस जो कि ऑलरेडी काफ़ी साल से तालिबान के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं, उन्हीं को कोडिफाई करके एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसमें लिख दिया गया है। जिसमें सबसे पहले तो ये बोला गया है कि जो वुमेन्स हैं उनको फुल बॉडी वील यानी कि नकाब जो है, बुर्का जो होता है, वो फुल बॉडी हमेशा एट ऑल टाइम्स पहन के रखना होगा, और साथ ही साथ उनको अपना फेस हमेशा कवर करके रखना होगा। और इसका रीज़न क्या दिया गया है? टू अवॉइड टेम्पटेशन। बेसिकली मेल को टेम्पटेशन ना हो, इसलिए फीमेल को अपनी बॉडी को ढक के रखना होगा। दिस इज़ द मोस्ट बैकवर्ड थिंग दैट एनीवन कैन डू, और जो कि ऑब्वियसली तालिबान कर रहा है। इसके अलावा वुमेन्स को यहाँ पर अपने घर में या फिर अपने घर के बाहर कहीं पर भी किसी भी मेल का नाम जोर से लेने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अलावा एक मैन और एक वुमेन अगर दोनों ब्लड से या फिर मैरिज से रिलेटेड ना हो, तो दोनों का मिक्सिंग यानी कि बातचीत करना, दोनों के साथ में दिखना, ये सब फॉरबिडन कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। एंड इन सब के अलावा द मोस्ट बैकवर्ड थिंग इज कि जो वुमेन्स हैं उनको बोला गया है क्लास 6 के बाद आप स्कूल नहीं जा सकती अब। So these are some of the most irrational and backward things that can actually happen to a woman, and ये चीज़ें भी right now अफगानिस्तान के अंदर हो रही है। Obviously these are not good, but this is what it is in the rule of Taliban obviously, right? Now तालिबान की अगर बाकी पॉलिसीज़ भी अगर आप देखते हो, अरेस्ट वगैरह की, पनिशमेंट वगैरह की, वो सब भी बहुत अच्छी नहीं है, वो सब भी बहुत ज़्यादा क्रूअल है, बहुत ज़्यादा हार्श है, राइट? और जो यहाँ तक कि जो यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स हैं वो तो इस पर्टिकुलर चीज़ को एक न्यू टर्म दे रहे हैं जिसका नाम है जेंडर अपार्थाइड। मतलब कि एक पर्टिकुलर जेंडर को यानी कि वुमेन्स को आप अपार्थाइड कर रहे हो, मतलब उनके अगेंस्ट सारे के सारे डिसीजंस ले रहे हो, आप उनको बेसिकली हरास कर रहे हो, उनको कहीं ना कहीं क्रुएलिटी की हद तक लेके जा रहे हो। और ये सेम वही चीज़ें हैं जब 1996 से लेकर 2001 के बीच में तालिबान पहले भी एक बार पावर में रह चुका है अफगानिस्तान में। उस समय भी वो कुछ इसी तरीके से वुमेन्स के अगेंस्ट में बहुत सारे रूल्स एंड लॉज लेकर आता था। सेम चीज़ उसने फिर से करना स्टार्ट कर दिया है। तालिबान ऑब्वियसली इन चीज़ों को जस्टिफाई करता है। कैसे जस्टिफाई करता है? वो बोलता है कि शरिया में यही चीज़ें लिखी गई हैं। शरिया क्या है? शरिया इस्लामिक लॉ है। वो बेसिकली उसको कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट करके ये सब मान लेता है कि शरिया के अंदर ये सब चीज़ें लिखी हुई है कि वुमेन्स का घर से बाहर निकलना सही नहीं है, फिर उनको बाहर जाना सही नहीं होता। अगर आप देखो तो बहुत सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ जो है, सऊदी वगैरह एंड चाइना भी, यहाँ तक कि उन लोगों ने एक्चुअली तालिबान को सपोर्ट किया और उसको रिकग्नाइज कर लिया है मतलब एज अ लीगल रूलर ऑफ अफगानिस्तान। तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम किसी तरीके से पूरी की पूरी ग्लोबल कम्युनिटी अगर तालिबान को आइसोलेट कर देती, उसको रिकग्नाइज नहीं करती, तो एक प्रेशर बनता उनके ऊपर, फिर उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप्स लेने के लिए 2 बार सोचना पड़ता। बट बिकॉज कुछ कंट्रीज़ इंक्लूडिंग मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज एंड मोर इंपॉर्टेंटली चाइना अगर उनको सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली तालिबान को कहीं ना कहीं बैकअप मिल रहा है, उनको सपोर्ट मिल रहा है। दैट इज़ व्हाई दे आर एबल टू डू दीज थिंग्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक टू द सेकंड न्यूज़ आइटम जहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनसो की, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। नाउ रिसेंटली अगर आपने सुना होगा तो इंडिया के अंदर लानीना का जो कंडीशन है वो प्रिवेल हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई आप देख रहे होंगे मानसून अभी तक गया नहीं है, राइट? मानसून का अभी तक रहना और मानसून का काफ़ी स्ट्रांगली रहना ये शो करता है कि एनसो के तहत जो लानीना है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ इंडिया के अंदर। समझते हैं, एनसो के अंदर बेसिकली 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं। पहला होता है एल नीनो, लानीना, और तीसरा होता है न्यूट्रल फेज। ये कोई ऑर्डर में नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कभी भी कोई भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसा बन रहा है, फैक्टर्स कैसे बन रहे हैं वैसा। रिसेंटली जो IMD हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला है कि इंडियन ओशन डाइपोल जो है उसके कंडीशंस कहीं ना कहीं फिर से एक बार अपलिफ्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, जिसके कारण लानीना की पॉसिबल ऑनसेट हो सकती है आने वाले टाइम में। मतलब भारतीय वेदर फिनोमिना जो है उसके ऊपर एक प्रभाव आ सकता है लानीना का। समझते हैं, सबसे पहले तीनों फेज़ को समझते हैं। पहले समझते हैं न्यूट्रल फेज़ क्या होता है। देखो न्यूट्रल फेज़ का मतलब है, देखो जब भी आप बेसिकली एनसो की बात करेंगे यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा आपको हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस चेक करना होता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का। इन्हीं दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस से बेसिकली आप मालूम कर पाएंगे कि एनसो किस पर्टिकुलर कंडीशन में राइट नाउ भी चल रहा है। तो देखिए, अगर तो ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कुछ भी ना हो, यानी कि दोनों में टेम्परेचर इक्वल हो, तो उस टाइम जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मली मूव करती हैं, और जो मॉइस्चर से भरा हुआ जो पानी मतलब हवा है उसको एशिया की तरफ लेके आती है, जिसके कारण भारत में नॉर्मल मानसून देखा जाता है। ठीक है, ये होता है एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बाकी आसपास के रीजन्स में एक नॉर्मल मानसून देखा जाता है। सेकंड होता है एल नीनो का फेस। एल नीनो में क्या होता है, जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा वार्म हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, जिसके कारण ऑब्वियसली जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वो कूल हो जाता है, जिसके कारण एक डिस्रप्शन हो जाता है इस थर्मोक्लाइन में। मतलब ये जो इक्वल टेम्परेचर था उसके अंदर डिस्रप्शन हो गया, जिसके कारण ट्रेड विंड्स वीक हो गई।
अब ध्यान रखिएगा, जब एल नीनो है, एल नीनो में ट्रेड विंड्स वीक होती है, जिसके कारण इंडिया और आसपास के एरिया में, एशिया के अंदर ड्रॉट आती है, मतलब बारिश बहुत कम होती है। बट वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इन सब में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सो एल नीनो का फेज जब आता है तो इंडिया में ड्रॉट आता है और अमेरिकाज में बेसिकली बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स आती है, उसके कारण फ्लड्स आते हैं। थर्ड फेज है ला नीना का। नाउ ला नीना का फेज में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या देखा था, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है बेसिकली एल नीनो में। यहाँ पर क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन क्या है, कूल हो जाता है, जिसके कारण ऑब्वियसली वेस्टर्न पैसिफिक ओशन वार्म हो जाता है। नाउ इसके कारण ट्रेड विंड जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, और ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा हवा इंडिया की तरफ लेकर आते हैं। ज़्यादा हवा लेके आने के कारण उसमें ज़्यादा मॉइस्चर आ सकता है, ज़्यादा मॉइस्चर आने के कारण उसमें हैवियर देन यूजुअल मानसून भारत में देखा जाता है। एशिया के अंदर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं ना कहीं जो इंडिया है उसमें फ्लड टाइप सिचुएशन आ जाते हैं, और यही जो सिचुएशन है ला नीना का सिचुएशन, वो राइट नाउ भारत में देखा जा रहा है। अगर आप देखो तो जो करंट मानसून सीजन चल रहा है उसमें ला नीना ही प्रिवेल कर रही है, जिसमें अबव नॉर्मल मानसून हम देख रहे हैं। नाउ जो क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है उसके क्या उसका कोई इम्पैक्ट यहाँ पर एनसो के ऊपर देखा जाएगा, एनसो के जो 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके ऊपर देखा जाएगा? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली। बिकॉज देखो, जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है, मतलब जो ह्यूमंस के द्वारा जो किया गया क्लाइमेट चेंज है, उसके कारण जो वेदर पैटर्न्स है वो इंटेंसिफाई हो रहे हैं। तो जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जहाँ पर ड्रॉट हो रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रॉट हो रहा है। उसके कारण मतलब बेसिकली रीजन क्या है, रीजन है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई। नाउ ये तो हमने देखा कि ला नीना का जो कंडीशन है वो करंटली राइट नाउ प्रिवेल कर रहे हैं भारत के ऊपर। पिछला एल नीनो कब आया था? एल नीनो पिछले साल ही आया था, जून 2023 से लेकर के मई 2024 तक एल नीनो रहा था। और अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले साल बारिश काफ़ी कम हुई थी, काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी, एंड दैट इज़ वाई इस साल जो कंडीशंस रिवर्स हुए हैं उसके कारण ला नीना का प्रभाव देखा जा रहा है, उसके कारण बारिश काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। 2023 में जो एल नीनो आया था वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट था वो, जिसके कारण पूरा का पूरा ग्लोबल वेदर सिस्टम जो है वो इम्पैक्ट हुआ था, और उसका इम्पैक्ट हमने कहीं ना कहीं भारत में भी देखा था, जहाँ पर बारिश एवरेज से बहुत कम हुई थी। इस साल ऑब्वियसली ला नीना है, इसलिए हम एक नॉर्मल मानसून और एक अबव नॉर्मल मानसून एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अभी तक ये चीज़ सही भी साबित हुई है, बिकॉज हमें देखने को भी मिला है, राइट, अबव एवरेज जो रेनफॉल हुआ है भारत के अंदर। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट 2 न्यूज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड न्यूज़, जहाँ हम बात करते हैं, एक कंपैरिजन डिफरेंस क्रिएट करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर हरियाणा और पंजाब के बीच में। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, लेकिन दोनों में ही कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर पहले पंजाब की बात करें तो पंजाब में कहीं ना कहीं मोनोकल्चर देखा जाता है, जहाँ पर मेजॉरिटी जो फोकस है वो राइस एंड वीट क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर ही है। मतलब सारे का सारा जो एग्रीकल्चर है वो राइस एंड वीट के आसपास घूमता है। और ये चीज़ क्यों स्टार्ट हुआ था? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑब्वियसली HYV सीड्स आए थे, राइट। बहुत सारा इरीगेशन के लिए पोटेंशियल आया था, इरीगेशन के लिए डैम्स बनाए गए थे, नहर्स बनाए गए थे, कैनाल्स बनाए गए थे, एंड दैट इज वाई ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यहाँ पे राइस एंड वीट के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे इन्वायरमेंटल इशूज़ भी हो गए हैं। कैसे? जैसे कि सॉइल डिग्रेडेशन का इशू आ गया है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया है, वहाँ पर डिपेंडेंसी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मार्केट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट। ये सब चीज़ें पंजाब का एग्रीकल्चर को डिफाइन करती है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने कंपैरेटिवली अपने आप को बेटर कर लिया है, बिकॉज वो क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसका काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। हरियाणा जो है वो सिर्फ राइस एंड वीट के ऊपर फोकस ना होकर के वाइडर वैरायटी ऑफ क्रॉप के ऊपर फोकस है। वो उसका राइस कल्टिवेशन जो है वो सिर्फ 68% होता है, दैट टू ऑफ खरीफ एरिया ओनली। इसके अलावा वो कॉटन, ग्वार, मेज हो गया, यानी कि बाजरा हो गया, मिलेट्स हो गए, ये सब चीज़ें उगाते हैं। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में हरियाणा ने एक रिसेंट फोकस स्टार्ट किया ऑयल सीड्स के ऊपर, वेजिटेबल यानी कि हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स के ऊपर। उन्होंने एक न्यू स्कीम स्टार्ट की है, मेरा पानी मेरी विरासत। इसके तहत भी बेसिकली वो फार्मर्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप पानी का इस्तेमाल कम करो, मतलब पानी वाले क्रॉप्स जो हैं, ऐसे क्रॉप्स जिसमें हिडन वाटर होता है उसका इस्तेमाल कम करो, और आप ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो ऐसे जहाँ पर पानी कम लग रहा है उन चीज़ों के ऊपर, सो दैट ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को हम कहीं ना कहीं बचा सकें। लेकिन हरियाणा को अभी भी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। फार्मर्स को अभी भी राइस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऑल्दो राइस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं एग्रीकल्चर में, बट वो प्रेफर करते हैं बिकॉज राइस का क्या है ना, राइस का प्रोक्योरमेंट श्योर होता है, गवर्नमेंट उसको खरीद लेती है, राइट। उसकी राइस के ऊपर उनको सब्सिडीज़ मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं, उनको फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने एक भवंतर भरपाई योजना स्टार्ट की है, जिसके तहत वो बेसिकली प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सनफ्लावर को और मस्टर्ड को, मतलब राइस एंड वीट से हट करके वो बाकी क्रॉप्स को भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट उनको भी एक इंकरेजमेंट मिले और वो आगे बढ़ सके वो पर्टिकुलर क्रॉप्स, राइट। सो अगर आप में से कोई भी हरियाणा पीसेस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। तो आप ये 2 चीज़ें जो हैं, ये मेरा पानी मेरी विरासत और भवंतर भरपाई योजना, दोनों चीज़ों को ही कोट कर सकते हैं एग्रीकल्चरल क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एंड द लास्ट न्यूज़, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि चाइना और पाकिस्तान जो दोनों ही हमारे नेबर्स हैं, उनके साथ हमें किस तरीके के डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, बहुत सारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हमने किए हैं चाइना के साथ भी,
पाकिस्तान के साथ भी, बट इसके बावजूद जो टेंशन अभी भी है LOC पे भी है, यानी कि पाकिस्तान के साथ भी, और LAC यानी कि चाइना के साथ भी है। अगर चाइना के साथ देखो तो दो जगह, लद्दाख में और अरुणाचल में, ये टेंशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना ने लगातार ही भारत की तरफ एक अग्रेसिव मिलिट्री पोस्चर को शो किया हुआ है पूरे के पूरे हिमालयन फ्रंटियर में। चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल उनका है, चाइना क्लेम करता है सिक्किम उनका है, चाइना क्लेम करता है कि इंटीरियर पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश उनके हैं। ये शो करता है कि बेसिकली वो एक बहुत ही अग्रेसिवली मिलिट्री जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना अलॉन्ग इंडिया के बॉर्डर्स के साथ में। नो, इसके अलावा चाइना जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरनली नहीं, बट तो आप एक्सटर्नली भी देखो तो पूरे साउथ एशिया के अंदर जियोपॉलिटिकल मूव खेल रहा है। आप उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर लीजिए, आप उनके मैरीटाइम सिल्क रोड की बात कर लीजिए, दोनों तरीकों से बेसिकली चाइना जो है वो इंडिया को ओवरऑल इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। और एट द सेम टाइम इंडिया के जो डिफरेंट डेटरेंस पोस्टर्स है, मतलब इंडिया कुछ कर नहीं रहा है, इंडिया इज जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। इंडिया का ये बेसिकली फोकस है कि अगर कोई कुछ करेगा तो हम रिप्लाई करेंगे। उस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको एक वीकनेस की तरह देखा जा रहा है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में देखें तो जहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया जैसे नेशन का एक फेलियर है कि वो एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, स्पेशली टू डील विद चाइना एंड पाकिस्तान, राइट। तो ये सब चीज़ें देखो, ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है एक सेकंड साइड शो करता है। ऑल्दो हम फर्स्ट साइड हमेशा देखते हैं कि इंडिया इज सो स्ट्रॉन्ग, ग्लोबली एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर की तरह इमर्ज हो रहा है, बट ऑन दी सेकंड हैंड हमें जो अपनी वीकनेसेस है फॉरेन पॉलिसीज में उसको भी देखना होगा, सो दैट हमारा आंसर कहीं ना कहीं बैलेंस हो पाए और हमारी अंडरस्टैंडिंग बैलेंस हो पाए, राइट। इसके अलावा अगर आप देखो तो इंडिया को जरूरत किस चीज़ की है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन बना पाए इंडिया, हर चीज़ के अंदर, मिलिट्री के अंदर भी, डिप्लोमेसी के अंदर भी, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स के अंदर भी, सो दैट इंडिया टेक्निकली ग्लोबल एरेना में अपने आप को डोमिनेट कर सके, मतलब डोमिनेंट फील्ड के अंदर जा सके। इंडिया जो है वो ऑलरेडी एक पाथ के ऊपर है कि इंडिया आने वाले टाइम में एक ग्लोबल पावर बन जाएगा, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरली भी। बट ये चीज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के अंदर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर, स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के ऊपर। अभी फोकस करना है हमें कि कोहेरेंट स्ट्रेटजी बना सके, हमें एक इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग कर सके, सो दैट चाइना और पाकिस्तान दोनों से जो हमें डुअल थ्रेट आ रहा है उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम टैकल कर सकें। इसके लिए हमें इंटरनल गवर्नेंस के ऊपर भी काम करना होगा, हमें अपने डिफेंस को और ज़्यादा रेडी करना होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो अभी ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। ज़रूरत है कि हमें मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक चैलेंज तीनों को हम एक साथ लेके चल सके, हम एक लॉन्ग टर्म प्लान कर सके, सो दैट हम इंडो पैसिफिक रीजन और अपना जो आसपास का साउथ ईस्ट एशिया है दोनों को एक साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकें। एक बिग ब्रदर का जो यहाँ पर रोल है उसको हम प्रॉपरली निभा सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली समझ आ गए हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।